साल था 1723, 11 जनवरी। नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी राज्य गोरखा में एक ऐसे सितारे का जन्म हुआ जिसकी चमक ने पूरे देश का भविष्य रोशन कर दिया। वह थे श्री 5 बड़ा महाराज पृथ्वी नारायण शाह, एक युग पुरुष जिन्हें इतिहास ने एक महान दूरदर्शी और योद्धा के रूप में याद किया। जब वह सिर्फ 20 साल के थे, 3 अप्रैल 1743 को गोरखा की गद्दी पर बैठे, तब उन्होंने चारों ओर की परिस्थितियों को बहुत गहराई से समझा। पड़ोस में एक शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत को निगल रही थी। उस आग की लपटें किसी भी पल उनके छोटे से राज्य तक पहुंच सकती थीं। यह चिंता उनके मन में घर कर गई और उन्होंने एक ही रास्ता देखा, अगर दुश्मन ताकतवर है तो हमें उससे भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसी महान सोच के साथ उन्होंने एकीकरण का महाअभियान शुरू किया। राजा बनने के 1 साल के भीतर ही 1744 में उन्होंने नुआकोट पर विजय हासिल की। यह जीत काठमांडू घाटी में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण द्वार थी। गोरखा के इस छोटे से राज्य से शुरू हुआ उनका अभियान पश्चिम में कांगड़ा से लेकर पूर्व में टिस्टा तक फैल गया और एक विशाल और गौरवशाली नेपाल का निर्माण हुआ। आखिरकार पड़ोसी की वह आग नेपाल के दरवाजे तक आ पहुंची। शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विशाल नेपाल पर हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने जो सोचा था, यह अब वह छोटा सा गोरखा राज्य नहीं था। यह पृथ्वी नारायण शाह द्वारा बनाया गया एकजुट और शक्तिशाली विशाल नेपाल था। उस युद्ध में ब्रिटिशों की एक बड़ी सेना मारी गई। 2 साल तक चले उस भीषण युद्ध ने नेपाल को कमजोर तो किया, पर हमारे पूर्वजों के साहस और वीरता ने हमारी स्वतंत्रता को बचाए रखा। आखिरकार नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई। आज जब हम गर्व से कहते हैं कि हम नेपाली हैं, तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारे महान पूर्वजों की दूरदर्शिता और त्याग का परिणाम है। हमारी यह पहचान, हमारा यह गौरव और हमारी यह स्वतंत्रता उसी सपने का फल है जो पृथ्वी नारायण शाह ने देखा था। इसी वजह से आज भी हमारा सिर हमेशा ऊंचा है। समय का पहिया घूम रहा था। दुनिया 2 विशालकाय शक्तियों के बीच सिमट रही थी। एक ओर था भारत, जिसने जम्मू कश्मीर और सिक्किम को अपने में मिला लिया, और दूसरी ओर था चीन, जिसने तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया। इन दोनों महाशक्तियों के बीच नेपाल एक छोटे से द्वीप की तरह फंसा हुआ था, और यह बात राजा महेंद्र से बेहतर कोई नहीं जानता था। उनके दिल में एक ही डर था, कहीं उनका प्यारा राष्ट्र इन 2 महाशक्तियों के बीच पिस न जाए। इसी खतरे को भांपते हुए उन्होंने नेपाल को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान दिलाई। I wish also to record on this occasion our profound appreciation of the great services rendered by the Secretary General Lieutenant to the cause of peace within and without the United Nations. इस तरह उनका देश सीधे हमले से तो बच गया, पर अपने ही लोगों के बीच छिपे देशद्रोहियों से उसे कैसे बचाना था, यह शायद वे नहीं जानते थे। राजा महेंद्र ने अपने 11 साल के शासन में नेपाल की नींव रखी। उन्होंने देश को 14 अंचल और 75 जिलों में बांटकर एक नई प्रशासनिक व्यवस्था दी। उन्होंने गरीब किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया और पंचवर्षीय योजनाएं लाकर देश के सुनियोजित विकास का सपना देखा। उन्होंने महेंद्र राजमार्ग का निर्माण शुरू करवाया, जिसने देश के पूरब से पश्चिम को जोड़ा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय और नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जैसी संस्थाओं की स्थापना करके उन्होंने शिक्षा और संस्कृति की जड़ों को सींचा। उन्होंने हिंदी भाषा के बढ़ते प्रभाव को रोका और नेपाली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देकर नेपाली हम सब एक हैं का नारा बुलंद किया। जनकपुर सिगरेट कारखाना और हेटोंडा सीमेंट उद्योग जैसे कारखाने खोलकर उन्होंने नेपाल को आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। 31 जनवरी 1972 को मात्र 51 वर्ष की आयु में राजा महेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके बड़े बेटे 26 साल के युवा वीरेंद्र ने राजगद्दी संभाली। उन्होंने भी अपने 18 साल के प्रत्यक्ष शासनकाल में कई महान काम किए, जो उनकी उदारता और दूरदर्शिता की मिसाल थे। जब देश में विद्यार्थी आंदोलन उठा
तो राजा बीरेंद्र ने 1980 में जनमत संग्रह की घोषणा की। हालांकि पंचायत की जीत हुई, पर यह कदम उनकी जनता के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता था। उन्होंने देश को 5 विकास क्षेत्रों में बांटा ताकि हर कोने तक विकास की रोशनी पहुंच सके। उन्होंने शिक्षा को वैज्ञानिक बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति योजना NISP लागू की। उनका सबसे बड़ा सपना नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित करना था ताकि उनका देश इन 2 महाशक्तियों के बीच सुरक्षित रह सके। लेकिन तब तक राष्ट्रघातियों की हलचल बढ़ चुकी थी। ये वो लोग थे जो देश का शोषण नहीं कर पा रहे थे और अंदर ही अंदर कुढ़ रहे थे। 1973 में नेपाली कांग्रेस ने एक हवाई जहाज को हाईजैक किया और 30 लाख नेपाली रुपये लूटे। विदेशी शक्तियों की दखलंदाजी भी बढ़ने लगी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि 1990 के आंदोलन में भारतीय नेताओं ने खुले तौर पर हिस्सा लिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो राज परिवार से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। दरअसल 1990 के आंदोलन से पहले राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी पशुपतिनाथ दर्शन हेतु नेपाल आए थे, लेकिन सोनिया गांधी के ईसाई होने के कारण उन्हें पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। इस घटना ने नेपाल भारत संबंधों में कड़वाहट घोल दी थी। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने राजा बीरेंद्र को फोन पर कहा था, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मैं आपकी सत्ता बचा लूंगा। लेकिन राजा बीरेंद्र ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं अपने ही लोगों से हारना पसंद करूंगा, पर किसी विदेशी शक्ति के सामने नहीं झुकूंगा। आखिरकार वह संवैधानिक राजा बन गए। संवैधानिक राजा बनने के बाद देश की बागडोर लुटेरों के हाथों में आ गई। एक के बाद एक राष्ट्र विरोधी काम होने लगे। महाकाली संधि को सबसे बड़ा राष्ट्रघात माना जाता है। दुईवटा कुरा चाहिँ मैले गर्न सक्ने अवस्था थियो। महाकाली सन्धि खारिज गर्नु, महाकाली सन्धि साइन गर्न जाँदै थियो दिल्ली हुनु। महाकाली सन्धि साइन गर्न दिल्ली जाने मान्छेले महाकाली सन्धि खारिज गर्छु भन्ने सोच्छ।